बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान की बदलती हुई माशी सूरत हाल के हवाले से। बात होगी पाकिस्तान के बदलते हुए सियासी सूरत हाल के हवाले से कि पाकिस्तान की मईशत पे इस वक्त सबसे ज्यादा जो असरअंदाज हुआ है वो हुई है पाकिस्तान की मईशत। आज एक बार फिर डॉलर के प्राइसेस हाइक हुए हैं और तकरीबन 285 रुपए पर डॉलर जा पहुंचा है। डॉलर जिसे फ्री ट्रेड किया गया साबिक वजीर खजाना जनाब शौकत तरीन साहब की जानिब से भी, और अब मौजूदा हुकूमत जो कि इस फ्री ट्रेड का फायदा उठा रही है। और हमने देखा कि इसहाक डार साहब की पाकिस्तान वापसी पर बड़े बड़े दावे किए गए थे, कितना हद तक फायदा हुआ है। आज ताजिर बिरादरी भी दो ग्रुप्स में डिवाइड है, एक वो जो इंपोर्ट करते हैं, एक वो जो एक्सपोर्ट करते हैं। जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो डॉलर के प्राइसेस को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो इस वक्त मौजूदा हालात में बढ़ी हुई है। आज 18 रुपए इजाफा किया गया है। इसके पीछे पाकिस्तान की मईशत किस हद तक मुतासिर हो सकती है और IMF से होने वाले मुआहिदे के बाद जो आज महंगाई का बोझ अवाम पर डाला जा रहा है टैक्सों की मद में, हुकूमत इससे क्या अहदाफ हासिल कर पाएगी। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक वजीर खजाना और बड़े सीनियर तज्जियाकार हैं, माशी तौर पर बात करते हैं, डॉक्टर सलमान इकबाल साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। जी शुक्रिया। शाह साहब फरमाइएगा कि पाकिस्तान की मईशत एक दूसरे रुख पर जाती जा रही है। आप क्या कहिएगा कि डॉलर के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, हुकूमत बेकाबू डॉलर को काबू करने में नाकाम रही है, इसहाक डार साहब के दावे भी नाकाम हो गए। देखिए इसके एक दो वजूहत हैं। एक तो ये है कि IMF के साथ जो प्रोग्राम होना था अभी तक नहीं हुआ और प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि ये इसने पिछले हफ्ते हो जाना था, तो इतना वक्त गुजरने के बावजूद नहीं हो रहा। और अब सिग्नल आ रहे हैं कि अभी बहुत से काम बाकी करने वाले हैं, उसके बाद ये कुछ होगा। सो एक तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर है कि इसको इतनी डिले की है। इसकी वजह से बेयकीनी जो है वो बहुत ज्यादा फैल चुकी है। ठीक है। और बेयकीनी जो है वो आपकी करेंसी के लिए भी बड़ी मुज़र है, आपके इकोनॉमी के लिए बड़ी मुज़र है, और जो इंटरनेशनल आपके रिस्क है वो बहुत उजागर हो जाते हैं बेयकीनी के साथ। सो मसला हमारा जो है वो अब है कि IMF के साथ कितनी जल्दी ये होगा। वो होगा तो फिर आपके दोस्त ममालिक से भी आपको कुछ मदद मिलने की उम्मीद है, और बाकी आपकी जो है डॉलर्स की आमद पाकिस्तान में उसमें बहाली होने की उम्मीद है। सर लेकिन दूसरी तरफ जी आप कहिए। जी दूसरी तरफ ये है कि क्योंकि स्टेट बैंक ने पिछले दिनों इम्पोर्टर्स को ये कहा था कि वो अपने डॉलर्स खुद अरेंज करें, इंपोर्ट करनी है, तो वो अब ओपन मार्केट से अरेंज कर रहे हैं। वहां से जब वो अरेंज करते हैं तो वहां डिमांड डॉलर्स की बहुत बढ़ गई और उसके मुताबिक ही उसकी कीमत भी बढ़ गई है। सो अब ओपन मार्केट जो है वो हकीकी मार्केट तो ओपन मार्केट बन गई है, और जो इंटरबैंक मार्केट है जहाँ पे महदूद कर दी गई हैं ट्रांजैक्शंस, वहां पे रेट्स जरा कम है, ऊपर ओपन मार्केट में ज्यादा है, और दोबारा से दो मार्केट्स जो हैं उसको हमने बना दिया है। तो ये भी एक एडजस्टमेंट है जिसको अल्टीमेटली ओपन मार्केट और इंटरबैंक मार्केट को एक ही जगह पे आना है। ये सारी चीजें जो हैं ये इसके साथ फिर एक तीसरी चीज है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है इस्लाहात। तो अभी तक तो हमने इस्लाहात करने की कोशिश भी नहीं की, और इस्लाहात ये हैं कि आपने अपनी इकोनॉमी को आउटवर्ड लुकिंग बनाना है, एक्सपोर्ट्स के लिए बनाना है, और जो आपकी इस वक्त इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस है उसको कम करना है, और वो आपकी एनर्जी सेक्टर जो है और उसमें आप गैस, तेल और कोला सब कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं। तो वो चीजें जब तक हम नहीं कर पाएंगे हमारी ये तवाज़ुन जो है ये बरकरार नहीं रहेंगे। तो बहुत से काम करने हैं जिसमें अब एक लास्ट पॉइंट मैं कह दूं, उसके बाद फिर आप सवाल कीजिएगा कि जो पॉलिटिकल हमारा इस वक्त है क्राइसिस वो बहुत रूज पे है, और पाकिस्तान में जो एक किस्म का सियासी दंगल चल रहा है वो बहुत दूर चले गया, बहुत उसमें नुकसान भी हो रहा है और
और इंतशार फैल रहा है और उसकी वजह से अनसर्टेनिटी पाकिस्तान की इकोनॉमी की भी बहुत ज्यादा हो रही है। सर आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की और पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशंस को डेफिनेटली ये बड़ा इम्पैक्ट है जैसे इकोनॉमी पर पड़ रहा है। आपने सर दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की, एक IMF के साथ होने वाले मुआहदे की भी और साथ हमने क्योंकि फॉरेन रिजर्व्स की बात भी की और आपने इंपोर्टर का जिक्र किया है जो स्टेट बैंक ने उनको हिदायत जारी की है कि आप डॉलर्स खुद मैनेज करें। तो जिस तेज़ी के साथ डॉलर मार्केट में मैनेज किया जा रहा है तो आप खुद हुकूमत का हिस्सा भी रहे हैं और आपने बड़ी हुकूमतों के साथ काम किया है, वज़ारत ख़जाना पर आपने होल्ड किया है। ऐसे वक्त में हुकूमत कहीं आपको लग नहीं रहा कि वज़ीर ख़जाना साहब से कहीं गलतियां हो रही हैं इस तरह के फैसले करने में? ये जो ताजे बरादरी का एक ग्रुप अपने साथ बिठा कर जो फैसले किए जा रहे हैं डॉलर को लेकर, इसमें क्या कोई बेहतरी की गुंजाइश नहीं है? इस वक्त कोई बेहतर फैसला नहीं किया जा सकता? जैसे आपने खुद भी कहा कि हम इंपोर्ट बेस्ड कंपनी हैं, हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, हम कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट भी हाई हो रहा है और तमाम चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। हुकूमत को आप क्या तजवीज़ देना चाहेंगे कि ऐसे मौके पर कौन सी राइट डायरेक्शन पर जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये IMF के साथ प्रोग्राम पे दस्तखत इमीडिएटली चाहिए। ठीक है, हम अब डिले नहीं कर सकते। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अभी हो जाना चाहिए ताकि जो कल बोर्ड मीटिंग IMF की हो रही है उसी के दौरान हमें अप्रूवल्स मिल जाएं। लेकिन अभी तक तो उस बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान एजेंडे पे नहीं है और इसका मतलब ये है कि हमने अभी तक शराइत पूरी नहीं की, लेकिन हमें जरूरत है उनको पूरा करने की। उसके साथ अगर वो हो जाता है तो फिर आई थिंक आपको एक फैसला करना पड़ेगा कि इस मुल्क में आपने इलेक्शंस कराने हैं या नहीं कराने हैं। ठीक है, अगर आप नहीं कराएंगे तो फिर ये इंतशार बहुत ज्यादा फैल जाएगा और आई थिंक इकोनॉमी आपके काबू में नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप इंतखाब करा लेते हैं और वो फेयर होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं और उसके नतीजे में कोई गवर्नमेंट मजबूत गवर्नमेंट बन जाती है जिसको अगले इंतखाब मेरा ख्याल इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर होने चाहिए और जिसके पास सबसे बेहतर इकोनॉमिक प्लान होगा उसको हुकूमत में जगह मिलनी चाहिए और वो फिर 5 साल में ये जो काम करने वाले हैं कि आपकी डिपेंडेंस इंपोर्ट पे खत्म हो, बिजली का निजाम ठीक हो, ब्यूरोक्रेसी के कंट्रोल कम हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो सके, इन्वेस्टमेंट आ सके, पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो कर सके बैसाखियों के बगैर, तो वो तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ और एक्सपोर्ट ग्रोथ के साथ हो सकती है। तो दो फोकस हमने करने हैं, एक कि हमारी एक्सपोर्ट्स ज्यादा से ज्यादा बने और दूसरी हमारे मुल्क में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी तो आपकी सारी जो वैल्यू चेन्स हैं ये मॉडर्नाइज भी होंगी और कंपेटिटिव और प्रोडक्टिव भी होंगी। एक आखिरी सवाल सर आपसे करना चाहूँगा क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत, आपने इलेक्शन का जिक्र भी किया है और इकोनॉमिक बेस आपने कहा कि इलेक्शन होने चाहिए। मईशत की पॉलिसीज़ कौन बेहतर बनाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा क्योंकि जो सिलसिला नज़र आ रहा है किसी के पास फ़िलहाल अभी तक हमें बेहतर पॉलिसीज़ नज़र नहीं आ रही हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी आती है वो अपना मंशूर कुछ और देती है लेकिन डिलीवर कुछ और करती है। सवाल मैं ये करना चाहूँगा अब क्योंकि बजट भी हमें करीब करीब नज़र आ रहा है और ये हुकूमत बजट देकर जाएगी। IMF के शराइत पर जैसे आपने कहा कि एजेंडे में भी शामिल नज़र नहीं आ रहा, बोर्ड की मीटिंग भी है, क्या फैसला होगा ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह की कंडीशन IMF की हम मान रहे हैं और जो डॉलर आज जहां पहुंचा हुआ है, पाकिस्तान खातिर ना खास्ता दिवालिया होने की तरफ जा रहा है, तो बजट अगर ये हुकूमत बनाएगी तो इसके पास बजट के लिए पैसे भी नहीं है और जो इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान पर डाला जाएगा, सर ये बजट फिर कैसे बनाएंगे और आने वाली हुकूमत का सर्वाइवल कैसे नजर आएगा फिर आपको? देखिए, अब तो हमें बहुत से काम करने हैं और उसमें सबसे बड़ा काम यह है कि हमें हुकूमत को छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि हुकूमत पे जो अखराजात हैं वो पिछले साल का बजट अगर आप देखें, सूबाई बजट और फेडरल गवर्नमेंट के बजट वो तकरीबन 18,000 अरब रुपए के ऊपर मबनी थे। तो इतना ज्यादा खर्चा हम हुकूमत पे नहीं कर सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। राइट। सो आपको एक तो ये है कि आपको हुकूमत का साइज कम करना पड़ेगा। बहुत सी डुप्लीकेशन होती है 18वीं तरमीम के बाद फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, वही काम दोनों गवर्नमेंट्स में हो रहे हैं। वो सारा कुछ स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा और आपको ये वाकई एक जिसे कहते हैं राइट साइज करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और वो भी एक प्लान के तहत ही होगा ताकि आपको सब्सटेंशियल अमाउंट्स आपको बचें
ठीक है। और फिर उसके साथ साथ आपको डीरेगुलेट करने की जरूरत है कि आपने इतना जकड़ दिया इकोनॉमी को कि कोई एंटरप्रेन्योर इस वक्त बिजनेस का सोच भी नहीं सकता, राइट। क्योंकि जितनी उसको इजाजतें लेनी पड़ती हैं, जितना उस पर कंट्रोल है ब्यूरोक्रेसी का, वो आई थिंक इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। और ये आप हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर है वहाँ भी यही हाल है, ठीक है। ना अच्छा बीज है, ना अच्छा पानी की अरेंजमेंट्स है, मैनेजमेंट ठीक नहीं है, एक्सटेंशन ठीक नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लॉजिस्टिक्स ठीक नहीं है, पैदावार बहुत कम हम कर ले रहे हैं अपने एग्रीकल्चर से। कम 5-6 गुना ज्यादा पैदावार आ सकती है एग्रीकल्चर से अगर हम सारे इकोसिस्टम को दुरुस्त करें और किसान जो है उसको रिसर्च भी दें, अच्छी इनपुट्स दें और अच्छी मार्केटिंग की फैसिलिटीज दें, तो ये सारा कुछ हमारा ठीक हो सकता है। पाकिस्तान दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी है और मेरे ख्याल में इसको दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी भी होना चाहिए। उसको बनाने में आपको लगेंगे 10-15 साल, लेकिन काम आज शुरू करना पड़ेगा। राइट सर। और अगर वो अगली इलेक्शन के बाद कोई हुकूमत ऐसी आ जाती है जो ये काम कर सकती है, तो ये बहुत ही जरूरी बात है। अब बहुत सी पार्टीज, जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि उन्होंने 6 बार हुकूमत की हुई है और बहुत से मसले मसाइल जो हैं, पर्टिकुलरली अगर आप देखें कि बिजली का निज़ाम जो जिन्होंने भी बनाया वो आज हुकूमत में है, बिल्कुल, और उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। और ये जो गलत डिसीजंस हो चुकी हैं वही प्लेयर्स हैं जो अब डिसीजंस कर रहे हैं। सो आई थिंक उम्मीद जो है कि सही डिसीजंस लेंगे वो तो मुझे नजर इतनी नहीं आती। बहरहाल अगर इलेक्शंस में अवाम किसी को मैंडेट दे देती हैं सारी ये चेंजेस करने के लिए, ठीक है, तो फिर इकोनॉमी आपकी सही डायरेक्शन में चल पड़ेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सलमान शाह साबिक वज़ीर ख़जाना हमारे साथ टेलीफोन पे मौजूद थे और आपने बेहतरीन तज्ज़िया करते हुए यही बात की है कि हुकूमत चाहे कोई भी हो, अब ये माशरती तौर पे इलेक्शन होंगे, ये माशी इलेक्शन होंगे, देखना होगा कि कौन सी हुकूमत आकर इस पर सही तरह से काम कर सकती है। पाकिस्तान जो एक खादर नाखास्ता मेरे मुँह में खाक के दिवालियापन होने की तरफ जा रहा है, ऐसे बयानात भी आते जा रहे हैं, सूरत हाल हमें ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इन सब के पीछे जिम्मेदार कौन है? वो कौन है जो इस सच का सामना करेगा? वो कौन है जो ये जवाब देगा कि पाकिस्तान की माशी तरक्की में किसने रुकावट डाली है? पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो तेजी से गिरावट की तरफ जा रही है, हम ये देख रहे हैं कि 41,000 पॉइंट पर मार्केट कभी फ्रीज हो जाती है और कभी इसे कैपिटल इनकम के साथ बढ़ाने का गलत तरीके से कोशिश की जाती है कि किसी तरह के फेक नंबर्स डाल के इसे बढ़ाया जा सके। स्टॉक मार्केट की क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल किस हद तक आगे जा रही है, इन सब पर हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के सीनियर तज्जियाकार अकील करीम डैडी से। हम उनसे पूछेंगे कि आखिर हो क्या रहा है और मार्केट में क्या सूरत हाल ऐसी है जिन्हें तब्दील किया जा सकता है और कौन जिम्मेदार है। ताजिर बरादरी इस बारे में क्या कहती है? अकील साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा कि आखिर स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, जो डॉलर्स के बढ़ते हुए प्राइसेस हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्योंकि इंपोर्ट कंपनी है, एक इंपोर्ट कंट्री है कि जहां पर हमें तेल, गैस, कोयला, हर चीज इंपोर्ट किया जाता है, तो कैसे मुमकिन है कि हालात बेहतर हो सकेंगे? समझने की जरूरत है कि जो IMF से बात कर रहे हैं, जरूर नेगोशिएशन आपने की है, सही की है, लेकिन आपने ये जो डिले डिसीजन लेने की वजह से ये जो रुपये की वीकनेस आ रही है ये ज्यादा खतरनाक है। और इस तरह की बातें कहना कि भाई अगर अफगानिस्तान में जो रेट डॉलर का है वो रेट आप कर दें तो आप जितना भी रेट बढ़ाएंगे इंटरबैंक में अफगानिस्तान वाले भी हमको ऊपर देंगे, नामुमकिन बात है। काम करने की हमें जरूरत नहीं है, ये हमारे पॉलिसी मेकर को समझने की जरूरत है और ये हम अपने मुल्क को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए IMF की जो शराइत थी, अगर ये आप मान लेते तो आज ये सिचुएशन क्रिएट न होती ना। अब आप इस रुपये और डॉलर के बीच में ये तो रोज का खेल बन जाएगा। आज आपने 30 रुपए डॉलर बढ़ा दिए, अब वहाँ ब्लैक वाले 30 रुपए और बढ़ा देंगे तो इस मुल्क में पाकिस्तान की करेंसी तो कोई भी नहीं रखेगा। बिल्कुल, सिचुएशन आप लोगों ने क्रिएट की है। मैं ये समझता हूँ प्राइवेट सेक्टर से अगर डॉलर की
फिर और बढ़ जाएगी। यही आप बोलना चाह रहे हैं कि हम देख रहे हैं। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, क्योंकि अब सूरत हाल हमें थोड़ी आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है और माशी तौर पर जब पाकिस्तान की तरक्की की बात की जाती है तो एक सवाल जो मैंने पहले आपसे भी किया था वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि आखिर हो क्या रहा है कि स्टॉक मार्केट को जब हम कंपैरिजन करने जाते हैं या ताजिर बरादरी की जब हम बात करने जाते हैं तो दो ग्रुप्स हमेशा सामने आते हैं। एक वो जो हुकूमत के साथ मिल जाते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स बन जाते हैं, जो अपने आप को एक्सपोर्टर्स कहते हैं। दूसरे वो जो इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप ये देखें एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद पाकिस्तान में दालें गंदुम तक हम इंपोर्ट करने पर मजबूर हो गए, जिनकी वजह से इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है और आप किसको कहेंगे कि मामलात उस तरफ बढ़ जाएं? ताजिर बरादरी में दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप है जिनका ताल्लुक है एक्सपोर्ट से और एक ग्रुप है जिनका ताल्लुक है इम्पोर्ट से। इम्पोर्टर 90% है, 10% एक्सपोर्टर है, बल्कि 10 से भी कम है। अब ये जो 10% की लॉबी जो है ना, उनकी ख्वाहिश होती है कि डिवैल्यूएशन होता रहे और ये जो 90% है ये कहीं भी नहीं पाए जाएंगे। ये 10% ऐसे ही लोग गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकर के साथ बैठते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान का रुपये वीक हो, क्योंकि इसकी एक्सपोर्ट होती है और एक्सपोर्ट की पॉलिसी आते हुए देर लगती है तो वो उसके बेनिफिशियरी होते हैं। ठीक है। तो ये चीज के ऊपर कंट्रोल करने के लिए पिछले दिनों स्टेट बैंक ने डिस्कशन किया था कि जिस दिन आपसे एक्सपोर्ट हो गई आपको हम उसी दिन का रेट देंगे। तो मैं समझता हूँ अगर स्टेट बैंक उसको सही तरह इम्प्लीमेंट कर देती है तो फायदा हो सकता है। आज आपने इंटरनेट में 285 किया है, आपको मार्केट में ओपन मार्केट में 300 तक जाएगा। आप इसका करेंगे। फिर आप ये देखें पिछले 4-5 दिन से मीडिया पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव खबरें दे रहा है। मैं समझता हूँ मीडिया को भी सोचने की जरूरत है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के पास रिजर्व कम है, लेकिन पाकिस्तान की इतनी बुरी कंडीशन नहीं है कि हम अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाए। ठीक है। इस वक्त जरूरत है कि सबको मिलकर बैठना चाहिए और अगर इसी तरह ये रुपये फॉल होता रहा ये डैमेज बहुत ज्यादा हो जाए। ठीक है, लेवरेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अकील करीम डैडी हमारे साथ मौजूद थे। और पाकिस्तान की माशियत की जब हम बात करते हैं तो यकीनी तौर पर सूरत हाल इतनी बेहतर नहीं है जितनी होनी चाहिए। हुकूमतें आ रही हैं, इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जारी है। ऐसे में इमरान खान साहब जो 128 MNAs लेकर जमान टाउन तो कभी बनी गाला तो कभी दीगर मुल्क के शहरों में बैठे हुए हैं, अपोजिशन का किरदार उस तरह अदा नहीं कर पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का वाज़े हुक्मनामा आ चुका है कि 90 दिन में इंतखाबात भी होने हैं। जैसे डॉक्टर सलमान शाह साहब ने कहा कि इंतखाबात यकीनी तौर पर माशी एतबार से होने चाहिए। देखना होगा कि मईशत के हवाले से सूरत हाल किस तरफ जाके बैठेगी और क्या सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद हो पाएगा। और जिस तरह अकील करीम डैडी साहब ने भी कहा कि अफगानिस्तान की मिसालें देने वालों को समझना होगा, ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान नहीं है कि जहां आप जिस मुल्क की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना चाहेंगे इंप्लीमेंट कर लेंगे। अफगानिस्तान में अगर डॉलर के प्राइसेस को पाकिस्तान के साथ कंपेयर किया जाएगा तो यकीनी तौर पर तबाही नजर आएगी। इसहाक डार साहब और ऐसे रहनुमाओं को जो इस तरह के बयान दे रहे हैं उन्हें सोचना होगा, क्योंकि सच बताना होगा कि पाकिस्तान में कौन जिम्मेदार है मईशत की इस तबाही का। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी से। उनसे पूछेंगे कि अब इंतखाबात का बिगल पंजाब और KPK में तो बच गया है, लेकिन नेशनल इलेक्शन की जब बात की जा रही है तो उस वक्त फिर हमें नजर आ रहा है कि आपको मिलकर बैठना होगा। क्या इमरान खान साहब की पॉलिसीज हैं और अपोजिशन क्या किरदार अदा करने जा रही है? स्टे विद अस, छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के हवाले से। हमने बात की थी डॉक्टर सलमान शाह से, हमने बात की थी अकील करीम डैडी साहब से। आप माशी तजियाकार हैं, सरमायाकार और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान की मईशत पर। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान में आम इंतखाबात के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात जारी कर दिए हैं कि 90 दिन में पंजाब और KPK में इलेक्शन करवाए जाएँ। दूसरी जानिब इमरान खान साहब अब तक अवाम में नहीं आए, उन पर तकरीबन 72 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हो चुके हैं और जमानतों का सीजन जारी है। इमरान खान साहब जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उन्होंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया, लेकिन एक बार अभी तक खुद जेल नहीं गए मौसूफ। क्या वजह कि इमरान खान साहब जेल नहीं गए और अब जमानतों के लिए खुद आला अदालतों का रुख कर रहे हैं। और ऐसे में
300 से ज्यादा अरकान जेल भरो तहरीक में गिरफ्तार हो चुके हैं। अब उनकी जमानतों की भी कोशिशें की जा रही हैं। अब इंतखाबात का बिगल क्योंकि पंजाब और KPK में बच चुका है। दूसरे जानिब पार्लियामान में हम ये देख रहे हैं कि 128 से जायद MNAs जो इस वक्त मुस्ताफी होकर कभी जमान टाउन और कभी बनी गाला के चक्कर लगाते रहे हैं, अब वो स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ साहब के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं और सिर्फ इसलिए कि किसी तरह आर्टिकल 17 का इस्तेमाल करते हुए उनके इस्तीफे नामंजूर किए जाएं और उन्हें एक बार फिर पार्लियामान का हिस्सा बनाया जाए, ताकि अपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 128 अरकान जो इस वक्त अपोजिशन की बड़ी जमात है उसमें शाह महमूद कुरैशी को जैसे नामजद किया गया है उन्हें मुकर्रर किया जाए और फिर पाकिस्तान के जो दीगर मामलात हैं पार्लियामान के वो मुकम्मल किए जाएं। ये सवाल बड़ा अहम है कि 10 महीनों की इस कश्मकश में जब पाकिस्तान को दिवालियापन की तरफ पहुंचा दिया गया, महंगाई का तूफान तेजी से आगे बढ़ता रहा और आज 38% पाकिस्तान की इन्फ्लेशन रेट पहुंची हुई है, कौमी खजाने खाली हो चुके हैं, फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है, IMF आपसे शराइत मनवाई जा रहा है। ऐसे में किसी किस्म का एहतजाज तो नजर ना आया, लेकिन जेल भरो तहरीक और दीगर इस तरह के मामलात नजर आए। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी। फवाद साहब आपका बहुत शुक्रिया। फवाद साहब फरमाइएगा, जेल भरो तहरीक तो इख्तिताम पजीर हो गई क्योंकि लीडर को गिरफ्तार होना चाहिए था, वो खुद जमानत लेते रहे और अपनी टांग लेके घूमते रहे, लेकिन गिरफ्तारी नहीं दी। क्या वजह है कि अब जेल भरो तहरीक तो खत्म हो गई है, लेकिन गिरफ्तारियों के बाद अब जमानतों का सीजन शुरू हो गया है, तो क्या खोया क्या पाया इस तारीख से? जेल भरो तहरीक जो है वो खत्म कर दी है। कल इंशाल्लाह हम रजू करेंगे जो है वो हाई कोर्ट से, जहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत हमारे 300 से ज्यादा जो लोग गिरफ्तार हैं, जिनमें हमारी सफ़ अव्वल की क़यादत शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, असद उमर साहब हैं, बाकी लोग हैं वो गिरफ्तार हैं, उनको रिहा किया जाए। ठीक है, हम जेल भरो तहरीक खत्म कर चुके हैं, लिहाजा मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर को कंटिन्यू करने का कोई जवाब आगे रहता नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है, ठीक है, ये सारी लीडरशिप बाहर होगी। चले मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक एविडेंस की तो आपने बात कर ली है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक डील्स तो आपने बात कर ली है, जमानतों का सीजन भी शुरू हो गया है, लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर इस तहरीक से क्या खोया और क्या पाया। अब यहाँ पर बड़ी अहम गुफ्तगू और भी लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आ चुका है कि पंजाब और KPK में इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। गवर्नर KPK ने तारीख देनी है, पंजाब में सदर साहब ने तारीख देनी है, ये तारीखों के लिए इलेक्शन कमीशन फिर सर जोड़ के बैठ गया है। तो आपको लगता है कि इस फैसले पर अमल दरामद हो जाएगा या फिर दोबारा कमीशन बनाए जाएंगे, फिर कमेटीज होंगी और बात इसी तरह चलती रहेगी? आप देखिए, हम तो जो है तकरीबन 10 महीने हो गए हम तो कैंपेन में, तो हमारी तैयारी का जो मामला है या बाकी वो तो मसला नहीं है। ठीक है, और टिकट्स भी हम तकरीबन अपने जो है वो फाइनलाइज कर चुके हैं, जहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है। कल से खान साहब जो है वहाँ पे इंटरव्यूज शुरू कर रहे हैं और हफ्ते को इंशाल्लाह हम अपनी कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। जो खान साहब बात रेफर कर रहे थे, इमरान खान जो बात कर रहे थे, वो कर रहे थे कि जनरली जो मीडिया के ऊपर आपने देखा होगा और जो सारा एक माहौल रहा, मैं फ्रेंकली जब से सुप्रीम कोर्ट से बाहर आया हूँ, तमाम लोग मुझसे यही सवाल पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया है, क्या इम्प्लीमेंट होगा? तो ये वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आप देखिए कि हमने इदारों को कितना कमजोर कर दिया है 10 महीनों में, आइन को कितना कमजोर कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये फैसला अमल दरामद भी होगा। और अगर ये सवाल उठ रहे हैं और एक जनरल परसेप्शन ये बनती है, तो दिस रिफ्लेक्ट्स वेरी सैडली ऑन द स्टेट ऑफ अफेयर्स जो हमारी गवर्नमेंट की है। ठीक है, लेकिन यहाँ चले सवाल तो उठ रहे हैं, सवाल तो और भी उठ रहे हैं कि आपने इस्तीफे दिए, आपने खुद कहा कि चले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात की जा रही है कि अमल दरामद होगा नहीं होगा, ये मजबूत तो आप लोगों ने नहीं करना था। आप सवाल ये है कि आप लोगों ने भी तो आइन का मजाक बनाया, पहले आपने इस्तीफे दिए, अब इस्तीफे देने के बाद आप इस्तीफों की नामंजूरी के लिए स्पीकर कौमी असेंबली के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि हमारे इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं। तो ऐसे में आर्टिकल 17 बार बार सबके आड़े आ रहा है। अब आप लोग हाई कोर्ट गए, वहां पे आर्टिकल 17 का जिक्र हुआ कि ये इंडिविजुअल इस्तीफे नहीं थे, इज्तिमाई इस्तीफे थे। तो इज्तिमाई इस्तीफे आखिर दिए क्यों थे, इसकी वजह क्या थी? देखिए, हमारा मौक़िफ़ क्या है? हमारा मौक़िफ़ ये था कि देखिए, हमने इज्तिमाई इस्तीफे दिए थे जो कि कासिम सूरी साहब ने एक्सेप्ट कर लिए। तो आप भी स्पीकर है, आप ये समझते हैं और अदालत ये कहती है कि नहीं, आर्टिकल 17 जो है वो यहाँ अप्लाई नहीं करता और पॉलिटिकल पार्टी ये फैसला रेजिग्नेशन का नहीं करती, ठीक है, बल्कि ये इंडिविजुअल फैसला है
तो फिर हमारे इस्तीफे जो हैं वो इज्तिमाई थे, इंडिविजुअल नहीं थे, और हमने एक पर्पस के लिए दे दिए थे, और पर्पस ये था कि मुल्क में नेशनल इलेक्शन हो। और अगर आप कासिम सूरी साहब के इस्तीफे एक्सेप्टेंस को नहीं मानते तो फिर जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इंडिविजुअली हर शख्स को जाके अपने इस्तीफे का बताना है। ठीक है, जाहिर है कि हमारे इस्तीफे एक मकसद के तहत है, वो मकसद आप नहीं मानते तो फिर हमारे इस्तीफे नहीं है, बड़ी सिंपल बात है। और उसके लिए फिर हमारे इस्तीफे जो है वो वापस होंगे, और जो हमारे, क्योंकि हम 128 मेंबर्स के साथ सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त अपोजिशन की, तो लीडर ऑफ अपोजिशन के ऊपर भी हमारा ही हक बनता है। और इसलिए हमने कहा है कि चेयरमैन नैब की जो तकर्री है उसको फिलहाल आप कंसल्टेशन उस वक्त तक ना करें जब तक आप हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन का फैसला नहीं करते। कल हमारी मुलाकात हुई स्पीकर साहब से, और उनके सामने यही मैंने अर्ज किया कि हर मामला अदालत से हमें जो है वो ऑर्डर लेके आना पड़ रहा है। जमहूरियत का और आपके ऑफिस का तकाजा ये है कि पार्लियामान के फैसले पार्लियामान में हो, और हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद कि आपने इंडिविजुअल आप सबसे पूछ के आपने करने हैं इस्तीफे मंजूर या नामंजूर, हमारी दरख्वास्त है कि आप इस हाई कोर्ट के रूलिंग की एहतराम करें और लोगों को वापस आने दें। ठीक है, अगर आप वापस नहीं आने देंगे तो जाहिर है हमें तौहीन अदालत में आपके खिलाफ अदालत में जाना पड़ेगा, जो स्पीकर ऑफिस के लिए एक मुनासिब बात नहीं है, और हम नहीं चाहते कि हम स्पीकर के ऑफिस को इस तरह से अदालत में लेके जाएं। उन्होंने ये बात तहम्मुल से सुनी है, उन्होंने ये अपने पास रख ली है। अब वो जाहिर है कि वो अगर नहीं करेंगे तो फिर आप तौहीन अदालत की तरफ जाएंगे। लेकिन ये आपको नहीं लगता ये एक आइन का मजाक बन के रह गया है? जी जी, ये आइन का एक मजाक बन के रह गया है कि पहले इस्तीफे दें, उसके बाद इस्तीफों की नामंजूरी के लिए चक्कर लगाएं। जो मौजूदा हुकूमत है वो तो बार बार आपको कहती रही है कि आप आए हैं और पार्लियामान का हिस्सा बने, लेकिन आप लोग बज़्ज़त थे कि हमें इस्तीफे देने हैं। पहले ये था कि जी हमने इंडिविजुअल इस्तीफों की मंजूरी करवाई थी, अब इज्तिमाई इस्तीफों की बात की जा रही है। बहरहाल अब ये सवाबदीदी इख्तियार है स्पीकर कौमी असम्बली को, और आर्टिकल 17 ज़ाहिर है आइन के ताबे है और उस पर ही काम किया जाएगा। ये फरमाइएगा कि आपने क्योंकि नेशनल इलेक्शन की बात की है, तो नेशनल इलेक्शन के लिए तो आपको हुकूमत के साथ बैठना ही होगा, तो अपोजिशन में आने के बाद क्या बैठेंगे या फिर वही झगड़े होंगे? क्योंकि अब तो वैसे भी इस साल में इलेक्शन की तारीख आ जानी है, और जून के बाद बजट के बाद यकीनी तौर पर खबरें हैं इस तरह की कि जो केयर टेकर हुकूमत है वो आ जाएगी, तो इसमें आपका इख्तियार और किरदार अदा किया जाएगा। तो फिर नेशनल हुकूमत के लिए क्या किरदार अदा किया आपने? पाकिस्तान के लिए तो सबसे अच्छा ये होगा कि सियासी जमातें और एस्टैब्लिशमेंट मिलकर बैठे और हम एक नेशनल इलेक्शन का फॉर्मूला बनाएं। ठीक है, और उसमें हम कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात भी एक ही वक्त में करवाएं। ये पाकिस्तान के लिए बेस्ट है, और इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज को भी और एस्टैब्लिशमेंट को भी एक स्पेस देनी पड़ेगी। सूबा का तो आ गया ना। किस्मत से इस जानब हमने जितनी भी कोशिशें की हैं उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आया नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को जब हमने दरखास्त दी, इमरान खान साहब ने उनको ये मैंडेट दिया, हमने कोशिश की कि एस्टैब्लिशमेंट से भी रब्ता हो और हमारा जो नून लीग की लीडरशिप या पीडीएम की लीडरशिप है उससे भी रब्ता हो, लेकिन वहाँ पे ये तासुर है। मुझे नहीं समझ आता, जैसे मरियम नवाज का आपने सुना होगा कि आप माइनस करें इमरान खान को, फिर उनको सजा होनी चाहिए, फिर नवाज शरीफ के केसेस माफ होने चाहिए, फिर वो आए। इतना लंबे एजेंडे के साथ बातचीत क्या हो? जो मसला जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त जो मसला फंसा हुआ है, हम एक नेशनल इंटरेस्ट पे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन वो पर्सनल इंटरेस्ट से आगे नहीं आ रहे। ठीक है, हम दोबारा आरिफ अलवी साहब से गुजारिश करेंगे, दोबारा हम एक एफर्ट कर सकते हैं कि हमारे साथ बैठें और नेशनल इलेक्शन की डेट जो है वो तय हो। ठीक है, हम तो कोशिश कर सकते हैं और हमने कोशिश दोबारा करें। ठीक है, चलें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे आपकी कोशिश में भी, और सूरत हाल इसी तरह आगे बढ़ती जाए। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि इलेक्शन का बिगल क्योंकि पंजाब और KPK में बच चुका है। नेशनल इलेक्शन के लिए आपने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट मिल के बैठ जाए, हुकूमत भी बैठ जाए, आप भी बैठ जाएँ और मुकर्रर वक्त में इंतखाबात हों, और नज़र भी यही आ रहा है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि अपोजिशन के रहते हुए पार्लियामान में आप लोग क्या किरदार अदा करेंगे अपना एज ए अपोजिशन लीडर के साथ। ये फरमाइएगा कि अब जेल भरो तहरीक भी इख्तिताम पजीर हो गई, इमरान खान साहब की लॉन्ग मार्च भी इख्तिताम पजीर हो गई है। इमरान खान साहब अभी तक पब्लिक में उस तरह नहीं आए हैं जिस तरह आना चाहिए था। आपने कहा कि 10 महीने से ऑलरेडी आप लोग कैंपेन ही कर रहे हैं, जो प्लानिंग का हिस्सा थी। इमरान खान साहब पब्लिकली कब ग्राउंड में आएंगे, कब इलेक्शन कैंपेन का सामना करेंगे, इफ्तिताह करेंगे,
अगर मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि उन पर तो केसेस भी बहुत ज्यादा बने हुए हैं। तकरीबन 72 से ज्यादा तो केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जमानतों का सीजन शुरू हो चुका है, वो जमानतें ले रहे हैं। तो इलेक्शन कैंपेन के लिए खान साहब कब सामने नजर आएंगे? उनका सिर्फ ये था कि सिर्फ एक हल्की सी लिम्प है उनकी अभी चाल में, और ये सिर्फ है कि एक एक्सरे उनका होना है, ठीक है, जो कि अगले 2-4 दिन में होगा, बट ही इज ऑल सेट। लेकिन असल मसला ये है कि अभी उनके ऊपर 74 केसेस कर दिए गए हैं। ठीक है, कल भी आपने देखा वो 3 अदालतों में अपीयर हुए हैं, और जो इस वक्त सूरत हाल है, मुझे तो और जिस तरह का बदतरीन इस्तेमाल एंटी टेररिज्म लॉज का किया जा रहा है पॉलिटिकल अपनी अपोजिशन के ऊपर, जिसकी मिसाल ही इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। मसला ये है कि कल हमने 3 अदालतों से बेंच कराई और 2 नई FIR जो है दर्ज कर दी गई। ठीक है, तो ये अभी हम सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेके जाना चाहते हैं कि आप हमें बताइए कि 74 केसेस ह्यूमनली पॉसिबल कैसे है अदालतों में पेश होना, ताकि आप एंगेज रहें। सारे आप इस तरह से अगर हुकूमत में केसेस बनाई जा रही है, हम तो फिर अदालतों में ही रहेंगे, और मकसद है हुकूमत का यही है। बिल्कुल, अगर जैसे हमको कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन ये तो देखिए बुनियादी इंसानी हकूक तो कहीं पीछे ही रह गए हैं पाकिस्तान। चलें, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। फवाद साहब ने यकीनी तौर पर अपनी पार्टी का डिफेंड किया और यही कहा कि हुकूमत ने अपना काम करना है, अपोजिशन अपना काम करेगी। इलेक्शन के हवाले से आपने एक बार फिर तमाम तर नजरें सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की तरफ लगाई हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बारे में आपने यही कहा कि हुक्म तो आ चुका है, इंप्लीमेंट इदारों ने कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि इलेक्शन वक्त पे हो, तारीखें जल्द अज जल्द तय कीजिए, और 90 रोज़ जो आइन में मुकर्रर है उसी मुद्दत में असम्बली तहलील होने के बाद इलेक्शन होने चाहिए। महंगाई के हवाले से कोई भी पार्टी बात करने को तैयार नहीं है, अपने मंशूर पर ही काम करने को तैयार नहीं है, तो फिर इस मुल्क का यकीनी तौर पर अल्लाह ही हाफिज है। मुझे प्रोग्राम सच बोलो से दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।